Hello everyone, this is Akansha Singh and today we are going to revise chapter Share Capital of Companies Act 2013. So basically इस चैप्टर में हम सेक्शन 23 से लेके सेक्शन 70 तक कवर करने वाले हैं, जितना भी ऑलमोस्ट हम कर पाएंगे. So let's begin with the introduction. सबसे पहले कैपिटल क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल. सो इन लेमैन लैंग्वेज हम कैपिटल किसको बोलते हैं, जो भी अमाउंट हमने अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर रखा होता है, दैट इज कॉल्ड कैपिटल. And capital can be borrowed capital or it can be owners fund. Borrowed capital में हमारे loans and debenture type आ जाता है, जो कि हम debentures को issue करके जो भी पैसा raise करते हैं, that is our borrowed capital. And जो भी हम shares वगैरह को issue करके पैसा raise करते हैं, that is our share capital. So basically अगर हम ये बात करें that companies are limited by shares, तो उसकी capital क्या होगी, that would be share capital. जो भी हमारी share capital है, that will be divisible into number of small units, जिनको हम क्या बोलते हैं, शेयर्स बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल किसी कंपनी की शेयर कैपिटल 1 लाख है, जिसको हमने 10,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच में डिवाइड कर रखा है. नाउ अकॉर्डिंग टू कंपनी लॉ हमारे कैपिटल का कैसे क्लासिफिकेशन किया गया है, तो वी हैव ऑथराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल एंड पेड अप कैपिटल. एज ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है, तो यहाँ पे हम क्विकली इसको रिवाइज करेंगे. हमारी ऑथराइज्ड कैपिटल क्या होती है, ऑथराइज्ड कैपिटल इज द कैपिटल जिसे हमने अपने एमओए में स्पेसिफाई कर रखा होता है, अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में स्पेसिफाई कर रखा होता है कि हम अपनी कंपनी को विद दिस कैपिटल रजिस्टर करा रहे हैं. अब नाउ आउट ऑफ दिस रजिस्टर्ड कैपिटल जितनी भी हमारी बिजनेस की रिक्वायरमेंट्स होती है, उसके अकॉर्डिंग हम अपनी कैपिटल को इशू करते हैं. तो दैट पर्टिकुलर कैपिटल इज कॉल्ड इशूड कैपिटल. सपोज हमने अपनी कंपनी को 10 लाख रुपीज से रजिस्टर कराया एंड आउट ऑफ दैट ऑथराइज्ड कैपिटल अभी हमें सिर्फ 6 लाख की जरूरत है फॉर एन एग्जाम्पल, तो हम 6 लाख के शेयर्स मार्केट में इशू कर देंगे. तो दैट 6 लाख विल बी आर इशूड कैपिटल. नाउ जो भी हमने कैपिटल इशू किया है, उसमें से जितना भी हमारे पब्लिक उन शेयर्स को सब्सक्राइब कर लेगी, परचेज कर लेगी, पब्लिक या फिर जिन भी लोगों को हमने इशू किया हुआ है अपना कैपिटल, जो भी उनके थ्रू परचेज कर ली जाएगी, सब्सक्राइब कर ली जाएगी, दैट विल बी आर सब्सक्राइब्ड कैपिटल. नाउ जैसे हमने अपना 12th क्लास में पढ़ा था कि हम कैपिटल का पोर्शन क्या इंस्टॉलमेंट में भी मंगा सकते हैं. जरूरी नहीं है कि अगर 10 रुपीज का शेयर है कि तो पूरा 10 रुपीज हम लमसम एक बार में मंगवा रहे हैं. ऐसे पहले कॉन्सेप्ट होता था कि हम लॉट्स में भी मंगवा रहे हैं. लाइक हमने पढ़ा होगा, एप्लीकेशन पे आ रहा है थोड़ा पैसा, अलॉटमेंट पे आ रहा है, देन फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल. तो जो भी अमाउंट ऑफ कैपिटल, द पोर्शन ऑफ कैपिटल जो भी हमारी कंपनी कॉल्ड कर लेती है, दैट इज आर कॉल्ड कैपिटल. एंड आउट ऑफ दैट कॉल्ड कैपिटल जितना भी हमारे इन्वेस्टर्स हमें पे कर देते हैं उस शेयर पे, दैट इज आर पेड अप कैपिटल. सो इसको आप अच्छे से रीड कर लेना. नेक्स्ट इट इज गिवन इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. इसको हम सेक्शन 43 में और डिटेल में कवर करेंगे. अभी के लिए इक्विटी शेयर कैपिटल क्या होता है और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या होता है. इक्विटी शेयर कैपिटल इज द कैपिटल विच इज नॉट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कौन सी कैपिटल होती है, जिन लोगों को प्रेफरेंस मिलता है विद रिगार्ड टू पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड विद रिगार्ड टू द रीपेमेंट ऑफ देयर कैपिटल अमाउंट एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, दैट इज कॉल्ड आर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. नेक्स्ट इज, अब हम सेक्शन वाइज रिवाइज करेंगे इस चैप्टर को. सो लेट्स बिगिन विद द सेक्शन 23. क्विकली जंप टू पेज नंबर 31. बिफोर जंपिंग ऑन टू सेक्शन 23 हम लोग देख लेते हैं, जब भी हम सिक्योरिटीज वगैरह को इशू करने वाले होते हैं तो बहुत सारे लॉज हमारे ऊपर एप्लीकेबल होते हैं. तो यहाँ पे गिवन है कौन कौन से लॉज को हमें फॉलो करना है, कौन कौन से लॉज की कंप्लाइंस करनी है. सो इट इज SCRA एक्ट 1956, SCRA रूल्स 1957, कंपनीज एक्ट को कंप्लाई करना है, सेबी की कंप्लाइंसेस को फॉलो करना है हमें. ये सारे एक्ट्स हमें फॉलो करने पड़ेंगे. नेक्स्ट सेक्शन 23 पे आ जाते हैं. सेक्शन 23 इज कंपनी कैसे कैसे अपना इशू लेके आ सकती है. तो कंपनी के पास 3 तरीके होते हैं, पब्लिक ऑफर, राइट ऑफर एंड प्राइवेट प्लेसमेंट. पब्लिक ऑफर, राइट इशू, बोनस इशू या फिर प्राइवेट प्लेसमेंट. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 23 जो भी हमारी पब्लिक कंपनी होती है, दैट कैन इशू इट्स शेयर्स, इट्स सिक्योरिटीज बाय 3 मेथड्स, दैट इज पब्लिक ऑफर, राइट इशू और बोनस इशू और प्राइवेट प्लेसमेंट. जबकि प्राइवेट कंपनी सिर्फ 2 मेथड से अपना इशू लेके आ सकती है, राइट इशू और बोनस इशू के थ्रू या फिर प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू. इट कैन नॉट गो
with this method, public offer. Private company cannot go with public offer. As the name suggests, वो private company है तो public के पास पैसा raise नहीं कर सकती है. So it is given. Section 23 के according public company अपनी securities को issue कर सकती है to public through prospectus, through private placement or through a right issue or bonus issue. Whereas हमारी जो private company है that can only issue its security by two methods, that is by way of right issue or bonus issue, and another is through private placement. This is all about section 23. यहाँ पे सिक्योरिटीज की डेफिनेशन भी दी हुई है. सिक्योरिटीज हमारा सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 में डिफाइंड है अंडर सेक्शन 2H, जिसमें अपने शेयर्स, म्यूचुअल फंड, डिबेंचर्स, बॉन्ड, स्टॉक्स एंड एवरीथिंग, every kind of instrument is covered under securities. Almost every kind of instrument, derivatives, collective investment scheme में जो भी instruments आते हैं, mutual fund में जो भी instruments आते हैं, government securities. So this is basically the definition of securities. Next is our section. अभी हमने section 23 पढ़ा कि किस तरीके से कंपनी अपनी securities को issue करती है. Next is section 24. Yes, next is section 24. Section 24 में कंपनीज एक्ट के थ्रू सेबी को कुछ पावर डेलीगेट कर दी गई हैं विद रिगार्ड टू लिस्टेड कंपनीज. लिस्टेड कंपनी से रिलेटेड जो भी सिक्योरिटी का इशू आता है या फिर डिविडेंड रिलेटेड इश्यूज, ये सब चीजें कौन डील करता है? सेबी डील करता है. सेबी को ये पावर डेलीगेट कर दी गई है थ्रू कंपनीज एक्ट 2013. जो भी मैटर्स रिलेटेड टू लिस्टेड कंपनी या फिर कंपनी विच आर गोइंग टू बी लिस्टेड, दोज विल बी हैंडल्ड थ्रू सेबी. छोटा सा सेक्शन है. नेक्स्ट इज सेक्शन 25 विच इज रिलेटेड टू प्रोस्पेक्टस. डीम्ड प्रोस्पेक्टस कह लीजिए आप. तो कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट, कोई भी ऐसा नोटिस, एडवर्टीजमेंट, ब्रोशर जिसके थ्रू हम पब्लिक को इनवाइट कर रहे हैं टू इन्वेस्ट इन आवर सिक्योरिटीज, दैट इज कॉल्ड प्रोस्पेक्टस. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 25, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जिसके थ्रू हम पब्लिक को इनवाइट कर रहे हैं टू सब्सक्राइब टू आवर शेयर्स, दैट इज कॉल्ड प्रोस्पेक्टस. बाकी सेक्शन 270 में भी डिफाइन किया गया है प्रोस्पेक्टस को कि कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जिसको हम एज अ प्रोस्पेक्टस इशू कर रहे हैं, दैट विल बी कॉल्ड एज प्रोस्पेक्टस. हमारे व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टस ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है. वी हैव डीम्ड प्रोस्पेक्टस एंड वी हैव SRA शेल्फ प्रोस्पेक्टस, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस एंड एब्रिश प्रोस्पेक्टस. शेल्फ प्रोस्पेक्टस का सेक्शन वी हैव सेक्शन 31, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस का वी हैव सेक्शन 32 एंड एब्रिश प्रोस्पेक्टस का वी हैव सेक्शन 33. इसको अब हम डिटेल में पढ़ेंगे. सबसे पहले हमने प्रोस्पेक्टस देख लिया. प्रोस्पेक्टस क्या होता है? कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जिसके थ्रू हम पब्लिक में अपने शेयर्स को ऑफर कर रहे हैं, जिसके थ्रू हम पब्लिक को इनवाइट कर रहे हैं टू सब्सक्राइब टू आवर शेयर्स, दैट इज कॉल्ड प्रोस्पेक्टस. उसके बाद नेक्स्ट हमारा सेक्शन 26 आता है कि क्या क्या मैटर्स हमारे प्रोस्पेक्टस में स्पेसिफाई होनी चाहिए. तो हमारे प्रोस्पेक्टस में क्या क्या मैटर्स आने चाहिए, इस बुक में तो ये कवर्ड नहीं है, बट क्या क्या आना चाहिए हमारे प्रोस्पेक्टस में? इट शुड बी डेटेड, इट शुड बी साइंड. अगर उसमें किसी एक्सपर्ट का कोई भी स्टेटमेंट है तो उस एक्सपर्ट की रिटन कंसेंट होनी चाहिए. सभी लॉस से कंप्लाई किया हुआ है विद रिगार्डिंग टू दिस इशू, ये सब चीजें उसमें. और प्लस वो ROC के पास हमारा प्रोस्पेक्टस रजिस्टर भी होना चाहिए. हमें अपने ROC के साथ उस प्रोस्पेक्टस को फाइल करना है. नेक्स्ट इज सेक्शन 27, वेरिएशन इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ऑब्जेक्ट्स ऑफ प्रोस्पेक्टस. अगर कभी भी हम प्रोस्पेक्टस के टर्म्स में वेरिएशंस लेके आ रहे हैं तो हमें उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा. ऐसे ही तो हम प्रोस्पेक्टस के टर्म्स एंड कंडीशन को चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि प्रोस्पेक्टस रीड करके पब्लिक ने हमारी कंपनी में पैसा लगाया हुआ है. तो अगर हम प्रोस्पेक्टस के ऑब्जेक्टिव्स को ही चेंज करेंगे तो हमें कुछ रूल्स फॉलो करने हैं. क्या क्या कंडीशंस हमें कंप्लाई करनी है? हमें SR पास कराना पड़ेगा जनरल मीटिंग में. हमें जो भी हमारे डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स हैं उनको एक एग्जिट ऑप्शन प्रोवाइड कराना पड़ेगा. तो ये सब चीजें हमें डील करनी पड़ेगी. नेक्स्ट इज सेक्शन 28. सेक्शन 28 हमारा बात करता है ऑफर ऑफ सेल ऑफ शेयर्स बाय सर्टेन मेंबर्स. पेज नंबर 36 हियर सेक्शन 28. अब सेक्शन 28 क्या होता है? ऑफर ऑफ सेल ऑफ शेयर्स बाय सर्टेन मेंबर्स ऑफ अ कंपनी. कंपनी के मेंबर्स, फॉर एग्जांपल प्रोमोटर्स अपनी कुछ शेयर होल्डिंग क्या करना चाह रहे हैं? डाइल्यूट करना चाह रहे हैं. तो वो अपनी जो शेयर होल्डिंग डाइल्यूट करेंगे तो वो सेक्शन 28 के थ्रू कर सकते हैं. तो जिस भी डॉक्यूमेंट के थ्रू हम ऐसा कोई ऑफर लेके आ रहे हैं, मतलब हमारे जो सर्टेन मेंबर्स हैं वो पब्लिक को ऑफर कर रहे हैं अपने शेयर्स को, दैट पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट विल आल्सो बी कॉल्ड एज प्रोस्पेक्टस. प्रोस्पेक्टस तो हर एक डॉक्यूमेंट जिसके थ्रू आप पब्लिक को इनवाइट कर रहे हो टू सब्सक्राइब टू योर शेयर्स, उस हर एक डॉक्यूमेंट को हम प्रोस्पेक्टस बोलेंगे.
वो सारे कंडीशंस, वो सारे रूल्स जो एक प्रोस्पेक्टस को एप्लीकेबल होते हैं, दैट विल बी एप्लीकेबल टू दिस प्रोस्पेक्टस ऑल्सो। सारी की सारी लाइबिलिटीज उस प्रोस्पेक्टस पे भी एप्लीकेबल होंगी। इसमें क्या होता है, मेंबर्स हमारे कंपनी को ऑथराइज कर देते हैं कि आप हमारे बिहाफ पे इन शेयर्स को सेल करो, और उसके बदले के जो भी एक्सपेंसेस होते हैं लेटर ऑन वो मेंबर्स कंपनी को उनको रीइंबर्स कर देते हैं। कुछ चीजें जो होती हैं वो इस चीज पे एप्लीकेबल नहीं होती हैं। क्या क्या चीजें एप्लीकेबल नहीं होती हैं सेक्शन 28 जब हम फॉलो कर रहे होते हैं? तो प्रोविजंस रिलेटिंग टू मिनिमम सब्सक्रिप्शन। क्यों? क्योंकि ये शेयर्स ऑलरेडी किसी ने खरीदे हुए हैं और इनका फर्दर सेल हो रहा है एक तरह से। तो प्रोविजन for minimum application value, provision requiring any statement to be made by the board of director in respect of utilization of money। तो ये सारी conditions यहाँ पे comply करने की जरूरत नहीं होती जब हम section 28 के थ्रू अपना ऑफर लेके आ रहे हैं। So next is section 29 which is related to dematerialization of shares। तो according to Companies Act हमने हर एक कंपनी जो कि पब्लिक ऑफर लेके आ रही है या फिर अदर प्रेस्क्राइब्ड कंपनी, कुछ ऐसी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज भी हैं जिनके लिए हमने मैंडेटरी कर दिया है डीमेटलाइज फॉर्म में शेयर्स को इशू करना। बाकी सारी कंपनीज के लिए इट इज वॉलंटरी कि वो कन्वर्ट करना चाह रही है या नहीं डीमेटलाइज फॉर्म में। सो बेसिकली डीमेटलाइजेशन होता क्या है, पहले हमारे जो सिक्योरिटीज होती थी दैट वर इन फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट की फॉर्म में, हमें एक फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट दिया जाता था। अब हमारी सारी सिक्योरिटीज एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में इशू करी जाती है। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म मींस जैसे अभी कैशलेस इकोनॉमी आ गया, इट्स लाइक जो भी आपकी पेपर करेंसी है वो अब बैंक अकाउंट में पहुंच चुकी है। तो जैसे हमारे जो पहले फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट्स होते थे अब वो डीमेट अकाउंट में पहुंच चुके हैं। यहाँ पे क्या होगा, डीमैट फॉर्म में जो भी हमारे फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट हैं वो रिप्लेस कर दिए जाएंगे थ्रू इलेक्ट्रॉनिक बुक एंट्रीज। जो भी परचेज, सेल, जो भी इन्वेस्टमेंट होगी हमारी शेयर्स में दैट विल बी रिफ्लेक्टेड इन दैट डीमैट अकाउंट ओनली। अब उससे क्या हमें फायदा हुआ है कि जो भी हमारे लॉसेज या फिर थेफ्ट होता था, डैमेज होता था शेयर सर्टिफिकेट से रिलेटेड, वो सब इश्यूज खत्म हो जाएंगे। और क्योंकि टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई है अपनी, इन्वेस्टर्स का क्वांटम इतना ज्यादा इंक्रीज हो चुका है, तो फिर डीमेटलाइजेशन करना इंपॉर्टेंट भी था। डीमेटलाइजेशन ऑफ शेयर्स हमारा डिपॉजिटरी एक्ट 1996 के थ्रू रेगुलेट होता है। ये हमने देख ही लिया कि हर एक कंपनी जो कि पब्लिक ऑफर लेके आ रही है या फिर अदर प्रेस्क्राइब्ड कंपनी, इसमें कुछ अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज भी आ जाती है जिनके लिए मैंडेटरी है कि वो अपने शेयर्स को डीमेटलाइज फॉर्म में ही इशू करेंगे। बाकी सारी कंपनीज के लिए इट इज वॉलंटरी कि वो डीमेटलाइज फॉर्म में इशू करना चाह रहे हैं या फिर फिजिकल फॉर्म में इशू करना चाह रहे हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज रेलेवेंट, जो पहले शेयर सर्टिफिकेट होते थे दैट वर नॉट इन फंजिबल फॉर्म। फंजिबल फॉर्म मतलब जो आज डीमैट में जो शेयर्स हैं उनके ऊपर कोई भी नोटेबल फीचर्स, मतलब कोई डिस्टिंक्ट नंबर नहीं है, कोई फोलियो नंबर नहीं है, सारे के सारे शेयर्स एक जैसे हैं। पहले जो भी शेयर्स होते थे वो उनकी अलग अलग आइडेंटिटी होती थी शेयर सर्टिफिकेट की। 1 से लेके 100 तक शेयर्स इसके पास है, 100 से लेके 200 तक इसके पास है, समथिंग लाइक दैट। तो डीमेटलाइज्ड फॉर्म में हमारे शेयर्स कैसे हो गए हैं, अब फंजिबल फॉर्म में हो गए हैं। डिपॉजिटरी एक्ट 1996 के अंदर डीमेटलाइजेशन में अपने पास दो कंसेप्ट आ जाते हैं, एक रजिस्टर्ड ओनर का और एक बेनिफिशियल ओनर का। रजिस्टर्ड ओनर कौन होगा, तो इसको देख लेते हैं क्या होता है डीमेटलाइजेशन में। दिस इज कंपनी। कंपनी में अगर शेयर होल्डर्स को शेयर्स खरीदने हैं तो उन्हें किसके पास जाना पड़ेगा, डायरेक्ट अब वो कंपनी से बाय नहीं करेंगे, दे विल बाय थ्रू अ डिपॉजिटरी। डिपॉजिटरी बोले तो एनएसडीएल और सीडीएसएल है जैसे अपने इंडिया में टू मोस्ट फंक्शनल डिपॉजिटरीज। तो जब शेयर होल्डर्स को कंपनी के शेयर बाय करने होंगे तो वो डिपॉजिटरी के थ्रू बाय करेंगे, और डिपॉजिटरी के थ्रू भी वो डायरेक्ट बाय नहीं करेंगे। डिपॉजिटरी और शेयर होल्डर्स के बीच में भी देयर विल बी अ लिंक जिसको हम डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट बोलते हैं, जैसे एडलवाइज है, ज़ेरोधा है, इनके थ्रू शेयर होल्डर्स डिपॉजिटरी से कंपनी के शेयर्स बाय कर सकते हैं। तो वहां पे दो कंसेप्ट आ जाते हैं, एक रजिस्टर्ड ओनर का और एक बेनिफिशियल ओनर का। तो रजिस्टर्ड ओनर कौन होगा, यहाँ पे डिपॉजिटरी हमारी रजिस्टर्ड ओनर होगी। कंपनी में
रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में डिपॉजिटरी का नाम आ रहा होगा, इसलिए वो रजिस्टर्ड ओनर होगी। और जो भी बेनिफिशियल राइट्स होंगे वो किसके पास रहेंगे, शेयर होल्डर्स के पास रहेंगे, लाइक वोटिंग राइट्स या फिर डिविडेंड रिलेटेड राइट्स, ये सब राइट्स शेयर होल्डर्स के पास रहेंगे, तो वो हमारे बेनिफिशियल ओनर बोले जाएंगे। तो यहाँ पे दो कंसेप्ट हैं, विच इज बेनिफिशियल ओनर एंड रजिस्टर्ड ओनर। रजिस्टर्ड ओनर हमारा डिपॉजिटरी हो जाएगा और बेनिफिशियल ओनर जो एक्चुअल शेयर होल्डर्स है, जिसके पास एक्चुअल में बेनिफिशियरी राइट्स हैं, दैट विल बी बेनिफिशियल ओनर। हर एक डिपॉजिटरी को रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा, इंडेक्स ऑफ बेनिफिशियल ओनर मेंटेन करना पड़ेगा एज पर सेक्शन 88। प्रोसीजर क्या होता है डीमेटलाइजेशन का, तो शेयर होल्डर को डिपॉजिटरी के पास जाके थ्रू अ पार्टिसिपेंट डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट अग्रीमेंट में एंटर करना पड़ेगा टू बाय द शेयर्स ऑफ सम कंपनी। जो भी उसके फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट अगर उसके पास पहले से है तो वो फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट को उसको सरेंडर करना पड़ेगा टू अवेल द सर्विसेज ऑफ डिपॉजिटरी। कंपनी के पास शेयर सर्टिफिकेट पहुंच जाएंगे तो वो उन फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट को कैंसिल करके अपने रिकॉर्ड्स में डिपॉजिटरी का नाम एंटर कर लेगा एज अ रजिस्टर्ड ओनर, और डिपॉजिटरी अपने पास शेयर होल्डर का नाम एज अ बेनिफिशियल ओनर रजिस्टर कर लेगी। उसके लिए डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को क्या फिल करना पड़ता है, डिपॉजिटरी डीमेटलाइजेशन रिक्वेस्ट फॉर्म, जिस भी डिपॉजिटरी के वो मेंबर हैं उनका, विथ सर्टिफिकेट आफ्टर राइटिंग सरेंडर्ड फॉर डीमेटलाइजेशन ऑन द फेस ऑफ ईच सर्टिफिकेट। इसको आप एक बार रीड कर लेना, पूरा डीमेटलाइजेशन का प्रोसेस हमने शॉर्ट में इसको रिवाइज कर लिया सेक्शन 29 को। ये ट्रांसफर ऑफ डीमेटलाइजेशन शेयर से रिलेटेड कुछ प्रोविजन दिए हुए हैं, जैसे हमारे जो फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट होते थे उनके ट्रांसफर के टाइम पे अकॉर्डिंग टू सेक्शन 56 हमें ट्रांसफर डीड लगता था, स्टैम्प ड्यूटी वगैरह लगती थी। जब हम डीमेटलाइज फॉर्म में शेयर्स को ट्रांसफर करते हैं तो इन सब का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। नेक्स्ट इज सेक्शन 30। सेक्शन 30 इज रिलेटेड टू एडवर्टीजमेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस। तो जब भी हम अपने प्रोस्पेक्टस को एडवर्टाइज कराएंगे तो हमें वहां पे चार चीजें पर्टिकुलरली स्पेसिफाई करनी है। चार चीजों में क्या क्या स्पेसिफाई करना है, जो भी हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं एज पर एमओए वो हमें स्पेसिफाई करने हैं, हमारी लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स जो भी है वो हमें स्पेसिफाई करनी है, जो भी हमारा अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल है, या फिर जो भी हमारे, या फिर नहीं एंड जो भी हमारे एमओए में नेम ऑफ सिग्नेटरी है वो सब हमें मेंशन करना पड़ेगा। तो कौन सी चार चीजें हमें मेंशन करनी है, ऑब्जेक्ट्स एज पर एमओए, लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स, अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल एंड द नेम ऑफ द सिग्नेटरीज, जो भी हमारी एमओए में सिग्नेटरीज हैं। जब भी हम अपने प्रोस्पेक्टस का एडवर्टीजमेंट करेंगे अकॉर्डिंग टू सेक्शन 30 तो हमें ये तीन चार चीजों को मेंशन करना पड़ेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं सेक्शन। नेक्स्ट अभी हमने प्रोस्पेक्टस का सेक्शन 25 पढ़ा था। सेक्शन 25 इज डीम्ड प्रोस्पेक्टस। उसके साथ साथ हमने तीन नाम और पढ़े थे, सेक्शन 31, 32 एंड 33 SRA, शेल्फ प्रोस्पेक्टस, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस और एब्रिश प्रोस्पेक्टस। तो हम अब सेक्शन 31 से स्टार्ट करते हैं। शेल्फ प्रोस्पेक्टस क्या होता है, तो शेल्फ प्रोस्पेक्टस क्या होता है, ऐसा प्रोस्पेक्टस जो हम एक या एक से ज्यादा इशू के लिए एक सिंगल प्रोस्पेक्टस जो इशू कर रहे हैं। कभी कभी कंपनी को क्या होता है कि ओवर द ईयर ही कई बार अपना इशू लेके आने की जरूरत पड़ती है, तो बार बार उसको प्रोस्पेक्टस ना इशू करना पड़े, एक सिंगल प्रोस्पेक्टस के थ्रू उसका काम चल जाए, उसके लिए हम लोग शेल्फ प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31। इसकी शेल्फ लाइफ कितनी ईयर्स की होती है, तो ये हमारा शेल्फ प्रोस्पेक्टस 1 साल के लिए वैलिड रहता है। इंडिकेट अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर एज द पीरियड ऑफ वैलिडिटी। तो शेल्फ प्रोस्पेक्टस की वैलिडिटी 1 ईयर होती है। जब भी शेल्फ प्रोस्पेक्टस इज अ सिंगल प्रोस्पेक्टस फॉर मल्टीपल पब्लिक ऑफर्स, मतलब एक साल में कई बार हमें इशू लाने की रिक्वायरमेंट लग रही है, बार बार पैसा रेज करना पड़ेगा, तो कंपनी बार बार अपना प्रोस्पेक्टस ना इशू करके एक बार 1 साल के लिए प्रोस्पेक्टस इशू कर सकती है, जिसको शेल्फ प्रोस्पेक्टस बोलते हैं। प्लस इसके साथ साथ जब भी आप फर्दर इशू लेके आओगे, शेल्फ प्रोस्पेक्टस आपने फर्स्ट टाइम में फर्स्ट इशू में पब्लिश कर दिया, जब भी आप फर्दर इशू लेके आओगे तो आपको उसके साथ साथ इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम फाइल करना पड़ता है। इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम में क्या होता है, जो भी हमारे फर्स्ट इशू से जो भी हमारा फर्दर इशू हो रहा है, सब्सिक्वेंट जो भी इशू हो रहा है, तब से जो भी हमारे मटेरियल चेंजेस आए हैं, कोई भी न्यू चार्जेस क्रिएट हो रहे हैं, जो भी हमारे फाइनेंशियल पोजीशन कंपनी की जो भी चेंज हुई है, या फिर सच अदर चेंजेस जो भी हमें लगते हैं मटेरियल है, वो सब हम इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम में स्पेसिफाई करके देंगे। सो व्हाट इज शेल्फ प्रोस्पेक्टस, शेल्फ प्रोस्पेक्टस जो हम एक सिंगल प्रोस्पेक्टस इशू कर रहे हैं फॉर मल्टीपल इश्यूज।
इसकी वैलिडिटी 1 ईयर। शेल्फ प्रोस्पेक्टस के साथ हमें इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम फाइल करना पड़ता है फॉर द पर्पस ऑफ मटेरियल फैक्ट्स, जो भी हमारे चेंज हुए हैं फ्रॉम द फर्स्ट ऑफर टू सब्सिक्वेंट ऑफर। रजिस्ट्रार के पास सारे प्रोस्पेक्टस फाइल कराने पड़ते हैं, तो ये भी फाइल कराना होता है। प्लस जो भी हमारा इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम होता है वो भी हमारा प्रिपेयर करा जाएगा PS2 में, और रजिस्ट्रार के पास फाइल किया जाएगा विद इन 1 मंथ प्रायर टू द इशू ऑफ सेकेंड और सब्सिक्वेंट ऑफर। जब भी सेकेंड या फिर सब्सिक्वेंट ऑफर लेके आने वाले होंगे उससे 1 मंथ पहले। सो नेक्स्ट इज सेक्शन 32 रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस क्या होता है? इस प्रोस्पेक्टस में कुछ मिसिंग इन्फॉर्मेशन होती है। किसके बारे में? रिगार्डिंग 2 इन्फॉर्मेशन हमारे यहाँ पे मिसिंग होंगी, क्वांटम एंड प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में बाकी सारी इन्फॉर्मेशन होगी रिलेटेड टू प्रोजेक्ट्स या फिर कंपनी के जो भी ऑपरेशंस हैं, लेकिन उसमें ये की डिटेल्स मेंशन नहीं होती है, शेयर की प्राइस और नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर्ड। बेसिकली ये प्रोस्पेक्टस, दिस काइंड ऑफ प्रोस्पेक्टस क्यों लेके आती है कंपनी अभी पूरी तरह से अपना ऑफर नहीं लेके आ रही है, उसको मार्केट में देखना है कि कैसा रिस्पॉन्स आता है रिगार्डिंग इट्स ऑफर, तो वो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस इशू कर देती है। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस रजिस्ट्रार के पास 3 days प्रायर टू द ओपनिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट हमें फाइल करना होता है, और अपॉन क्लोजिंग ऑफ ऑफर प्रॉपर एक प्रोस्पेक्टस फाइल करना पड़ेगा ROC के पास, जिसमें शेयर की प्राइस भी मेंशन होगी, टोटल जितनी भी कैपिटल रेज हुई है वो भी मेंशन होगा, और जो भी डिटेल रिक्वायर्ड है वो सब भी मेंशन होगी। ये लिखा भी हुआ है यहाँ पे। अपॉन क्लोजिंग ऑफ द ऑफर प्रोस्पेक्टस स्टेटिंग देयर इन द टोटल कैपिटल रेज, डेट या फिर शेयर कैपिटल के थ्रू या फिर क्लोजिंग प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी, एनी अदर डिटेल, ये सब हम रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में जो इंक्लूड नहीं थी वो सारी इंफॉर्मेशन प्रॉपर एक प्रोस्पेक्टस में इंक्लूड करके रजिस्ट्रार के पास फाइल करेंगे। नेक्स्ट इज सेक्शन 33 ए ब्रिज प्रोस्पेक्टस। ए ब्रिज प्रोस्पेक्टस क्या होता है? जब भी हम अपने शेयर्स को ऑफर कर रहे हैं तो एक समरी काइंड ऑफ प्रोस्पेक्टस हम हर एक एप्लीकेशन फॉर्म के साथ लगा के भेजेंगे। उस समरी फॉर्म ऑफ प्रोस्पेक्टस को क्या बोलते हैं? ए ब्रिज प्रोस्पेक्टस बोलते हैं। सेक्शन 33 इज रिलेटेड टू ए ब्रिज प्रोस्पेक्टस। ए ब्रिज प्रोस्पेक्टस हर एक एप्लीकेशन फॉर्म के साथ जाना चाहिए। बाकी अगर किसी को एक प्रॉपर, क्योंकि ए ब्रिज प्रोस्पेक्टस क्या होता है, जो प्रॉपर हमारा प्रोस्पेक्टस है, जो फुल प्रोस्पेक्टस है, उसकी एक समरी होगी जिसमें मेन सारे के सारे मटेरियल पॉइंट्स, सारे रेलेवेंट पॉइंट्स मेंशन होंगे। जिसको भी एक टाइम है कि वो पूरा 200 से 500 पेज का प्रोस्पेक्टस पढ़ सकता है, तो वो जाके प्रॉपर फुल प्रोस्पेक्टस पढ़ ले। बाकी ए ब्रिज प्रोस्पेक्टस तो मेन जो भी हमारी की इंफॉर्मेशन है उसके साथ प्रोवाइड कराया जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म के साथ लगा के। सो दिस इज सेक्शन 33। नेक्स्ट सेक्शन 34 से लेके सेक्शन 38 तक हमारी पेनल्टीज के सेक्शन है, जो आप खुद रीड कर लेना, पनिशमेंट एंड पेनल्टीज से रिलेटेड। नेक्स्ट हम कंटिन्यू करेंगे सेक्शन 39